हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं ओ लेवल के प्रिसीजंस को और इस क्रम में हमने कवर कर लिया है M1R5.1 का चैप्टर नंबर 1। सिमिलरली M3R5.1 का चैप्टर नंबर 1 और हम बात कर रहे थे पिछले दिन M2R5.1 मतलब जिसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। तो सिंपली हम वेब डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग की बात कर रहे थे और इसमें हमने कल इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, सिलेबस देख लिया था और थोड़ी सी जानकारी ली थी जो उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आज उसके आगे बढ़ेंगे और फर्दर कंटेंट को देखते चलेंगे। तो ये कोर्स प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे यानी कौशल श्रीवास्तव द्वारा और जिस चैनल पे आप इसे देख रहे हैं उसका नाम है कोडजेन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस के बारे में हमने पिछले दिन देख लिया था और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें कुल 8 चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, शुरू कर चुके थे और जिसमें पहले चैप्टर का अगर हमने डिस्क्रिप्शन देखा था, जिसे कि हम सिलेबस देखा था, तो हमने वेब डिज़ाइनिंग की बात करी थी, इंटरनेट की बात करी थी, www की बात करी थी आज और फ्रंट एंड बैक एंड की बात कर ली थी। ठीक है, आज हम इसके आगे के कंटेंट को देखेंगे कि कैसे ये काम करता है, कैसे बाकी चीज़ें हैं, जैसे वेबसाइट के बारे में देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, वेबसाइट के बाद वेब पेजेस को देखेंगे, पहले वेब पेज देखेंगे फिर वेबसाइट देखेंगे, क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को देखेंगे, थोड़ा सा जानकारी हमने पिछले दिन ली थी फ्रंट एंड एंड बैक एंड के लेवल पे, फिर हम देखेंगे रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या है और साथ साथ समझ लेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट्स क्या है। तो इसके साथ आज हम लोग ये चैप्टर लगभग कवर कर ले जाएंगे। फिर हम अगले दिन मिलेंगे तो हम फिर बात करेंगे एडिटर्स पे यानी दूसरी चैप्टर। तो चलिए देख लेते हैं। पहला टॉपिक है, इसका नाम है वेब पेजेस। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कई बार बताया है कि वेब पेज जो होता है बेसिकली वो HTML डॉक्यूमेंट होता है। अब सवाल ये उठता है HTML क्या होता है। ठीक है, तो जो भी इंटरनेट पे आप कंटेंट पब्लिश देखते हैं या आप इंटरनेट पे जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं बेसिकली वो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिनका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और उसी को हम बोलते हैं HTML। तो जितने भी HTML कंटेंट होते हैं या HTML डॉक्यूमेंट होते हैं अगर वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं तो उन्हीं को वेब पेज कहा जाता है ना। और इसको देखने के लिए हम एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वेब ब्राउज़र कहा जाता है उसे। तो अगर हम बात करें कि वेब पेजेस में क्या क्या होगा, तो वेब पेजेस में बेसिकली टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकती हैं, वीडियो कंटेंट हो सकते हैं, हो सकता है इसमें आप कुछ ऑडियो कंटेंट ऑडियो कंटेंट भी देखने को आपको मिले। तो ये सारे कंटेंट जो वेब पे पब्लिश होंगे इनको हम बेसिकली वेब पेजेस पे ही पब्लिश करते हैं और ये लिखा जाता है HTML फॉर्मेट में। HTML बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस्तेमाल होता है वेब पेजेस को बनाने में या डिज़ाइन करने में। अब वेबसाइट की बात करें तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक वेब पेज अपना दे रखा है कि अगर हम एक वेब पेज की बात करें, जैसे एक सिंपल वेब पेज की बात करें, तो हम जो पहला पेज है हमारा होम पेज, ये अगर हम सिंगल देखें तो ये हमारा वेब पेज है, पहला वेब पेज। ठीक है, लेकिन अगर हम आगे बात करेंगे वेबसाइट्स की तो हम देखिए यहाँ पे होम पेज है, क्लास नोट, PDF है, MCQ सीरीज है, ठीक है, कोडिंग ग्राउंड है, उसके बाद फी स्ट्रक्चर है, उसके बाद मोर का ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे वेब पेजेस ऐड हैं। तो अगर हम कहें कि ये कलेक्ट हो गए तो हम इनको क्या कहना है, ये मेरी वेबसाइट है codesenindia.online। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली वेबसाइट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है जो कि इंटरलिंक होते हैं अंडर अ सिंगल डोमेन। तो डोमेन हमारा क्या है, .online। ठीक है, अभी हम बात करेंगे डोमेन की भी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रही है कि वेबसाइट जो है बेसिकली क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज जो कि एक सिंगल डोमेन के अंदर इंटरलिंक्ड पेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द वेबसाइट में रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल इंडस्ट्री, ये भी हो सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसा कि मेरा है, एक इंडिविजुअल के थ्रू भी हो सकता है या हो सकता है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो। ठीक है, तो बहुत सारे वेब पेजेस की बात करें, अभी हम बात करेंगे स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स की, तो उसमें बात करेंगे डिटेल में। फिलहाल ये जानिए कि जैसे फेसबुक जैसी वेबसाइट्स हैं या इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट्स हैं तो ये बहुत नंबर ऑफ पेजेस डेवलप करती हैं, बहुत नंबर ऑफ वेब पेजेस इनके साथ रहते हैं और हर यूज़र के पास बहुत सारे वेब पेज होते हैं। जैसे अगर आपने फेसबुक पे ID बना रखी होगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे आपका प्रोफाइल पेज अलग हो गया, फिर प्रोफाइल के बाद आप दूसरे पेज, जैसे आपने फोटोज़ ऐड करी हैं, इवेंट को ऐड करा है, तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ पेज जो कि आपको वेबसाइट पे देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे URL की। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो
ये एक टाइप का एड्रेस होता है जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेस, जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है, वैसे ही अगर हम बात करें कि इंटरनेट पे वेबसाइट का भी एक एड्रेस होता है। तो एड्रेस को डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट में बांटा गया है, और उनको स्कीम्स को समझने के लिए अगर हम पार्ट्स ऑफ यूआरएल को देखें तो सिंपली आपको मिलेगा कि HTTPS, ये जो मैंने अभी कल आपको HTTP और HTTPS के बारे में बताया था, तो HTTPS बेसिकली ये क्या है, ये है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बारे में भी कल बात हुई थी, जिसमें हमने कहा था प्रोटोकॉल इज अ टाइप ऑफ सेट ऑफ रूल, है ना, जो कि इंटरनेट पे यूज किया जाता है वेब पेज को एड्रेस करने में या वेब पेज को एक्सेस करने में। ठीक, तो अब हम बात करें कि अगर हम बात करें ये क्या है, तो ये हमारा है HTTPS, बेसिकली हम प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। और ये जो है हमारा सब डोमेन है, जैसे आमतौर पे हम www का इस्तेमाल करते हैं, तो सब डोमेन हमारा हो गया। फिर उसके बाद सेकंड लेवल डोमेन की बात करें तो ये बेसिकली पूरा आपको डोमेन देखने को मिलता है यहाँ तक का, है ना। तो डोमेन जैसे मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट का एग्जांपल देता हूँ, www.codezenindia.com, सॉरी .online है, पहले कौन था, तो .online की बात करें तो ये www क्या है, ये बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ सब डोमेन, और ये हमारा बेसिकली कोड्स इन इंडिया ऑनलाइन जो है ये हमारा सेकंड लेवल और टॉप लेवल डोमेन है। टॉप लेवल डोमेन जैसे .online हो गया, और सेकंड लेवल डोमेन की बात करें तो हम बात करेंगे कोड्स इन इंडिया की, बेसिकली मेरे वेबसाइट का नाम। ठीक है, फिर अगर आप डायरेक्टरी इस्तेमाल करें जैसे कोड्स इन इंडिया /कोर्सेज की बात करें, तो कोर्सेज में जो हमारे होंगे वो हमारे सब डायरेक्टरी के लेवल पे देखे जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है, देन आफ्टर हमारे डोमेन नेम होते हैं, और उसके बाद सब डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पे उसी के बारे में लिखा गया है, वंस वी एंटर इन द यूआरएल ऑफ एनी वेब पेज और वेबसाइट ऑन द वेब ब्राउजर, द वेब पेज अपीयर ऑन द स्क्रीन जस्ट लाइक द होम एड्रेसेस, ईच वेब पेज हैज अ यूनिक यूआरएल, है ना। जैसे हमारे घर के एड्रेसेस होते हैं कि हमारे घर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है कि जैसे फला कॉलोनी, फला एड्रेस, या फला मकान नंबर, फला स्ट्रीट, तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे यूनिक एड्रेस होते हैं। ऐसे ही हमारे यूनिक एड्रेस होते हैं वेबसाइट्स के भी, और उनको हम यूआरएल या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र बेसिकली ये एप्लीकेशन है ना, इट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आपको वेब पेजेस को शो करता है या वेबसाइट को एक्सेस करने में मदद करता है। तो सिंपल से जानिए, वेब ब्राउज़र बेसिकली इट इज़ एप्लीकेशन, या यूँ कहें इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि वेबसाइट्स को एक्सेस करने में मदद करता है। हमारी क्रोम आप इस्तेमाल करते हैं, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज कहें उनका इस्तेमाल करते हैं, फिर आप करते हैं मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल, और उसके बाद एप्पल सफारी का इस्तेमाल। ये कुछ फेमस है, लेकिन अगर हम बात करें पहले वेब ब्राउज़र की, तो पहला वेब ब्राउज़र था मोज़ाइक। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो मोज़ाइक वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र, 1990s के आसपास कहीं डेवलप हुआ था। डेट और ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, बट ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वेब ब्राउज़र वाज मोज़ाइक। अब हम बात करेंगे क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग, है ना, जो कि अगला टॉपिक है हमारा। अगर हम इसमें बात करें, देखिए यहाँ पे तो हम क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग की बात करेंगे, और कौन कौन से लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल होंगे वो उनकी बात करेंगे। देखिए, अगर हम क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग की बात करें, देखिए दो चीज़ें आप ध्यान रखिए, क्लाइंट और दूसरा है सर्वर। कल मैंने आपको सर्वर के बारे में बताया था, जहाँ सारे डेटा जो है इकट्ठा हो, या जहाँ से आप जिससे मान लीजिए कि मैं अपनी वेबसाइट रन करा रहा हूँ, तो जब आप उसे एक्सेस करेंगे यू आर वर्किंग एज अ क्लाइंट, और जब मेरे पास वो चीज़ दिखेगी तो आई एम वर्किंग एज अ सर्वर, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो अपलोड की जा रही है, जो यहाँ से मैनेज की जा रही है, वो बेसिकली मेरे द्वारा की जा रही है। दैट्स वाई आई एम एक्टिंग एज अ सर्वर। तो जब सर्वर और क्लाइंट की बात करेंगे तो यूज़र को हम सिंपली क्या कहते हैं, यूज़र को आप कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लाइंट, और जो एडमिनिस्ट्रेटर हो, जो क्लाइंट्स लाइक सर्वर को यूँ कहें कि वेबसाइट्स को एडमिनिस्ट्रेट करे, है ना, तो या जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो, उनको हम बेसिकली सर्वर बोल देंगे ना, जहाँ हमारा सारा डेटाबेस होगा, सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, तो उनको हम कह रहे थे कि सर्वर है। कल मैंने आपको बहुत नॉर्मल लैंग्वेजेस में समझाया था, तो वही उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, टेक्निकलिटीज़ में ना जाके अगर आप सिंपली पढ़ेंगे तो आप बेहतर पढ़ पाएंगे, वरना इसके टेक्निकल लैंग्वेजेस को भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट वो बेसिकली आपको समझ में नहीं आएगा और थोड़ी देर में आप छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ी देर कंटिन्यू रखें, मैं बहुत सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब यूज़र एंड पे जो चीज़ दिखे, आपके एंड पे जो चीज़ दिख रही है, इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइक यू आर वर्किंग एज अ क्लाइंट, और जब मैं उसे मैनेज करूँ या जहाँ से वो मैनेज हो रहा है,
जहाँ पे वो सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इकट्ठा हो रखे हैं उनको हम बोलते हैं सर्वर एंड। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग की बात जब हम करें तो हम क्या कहते हैं कि क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग बेसिकली ये रिफर करता है कि आउटपुट विच इज रिक्वेस्टेड टू द सर्वर बाय द एंड यूजर। मतलब अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है मेरी वेबसाइट से तो आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, उस पर्टिकुलर जगह क्लिक करेंगे और वो बेसिकली आपको सर्वर से कनेक्ट करेगा और सर्वर उसको रिस्पॉन्स करके आपको जवाब देगा। ठीक है, और ये बहुत कम समय में होता है जो कि आपको लाइक फास्टली देखने को, इतना ज़्यादा डिटेल में देखने को नहीं मिलता। बट आप समझिए कि आपने क्लिक किया, जैसे मान लीजिए मैंने google.com पे गए और कुछ सर्च करा, तो सर्च करने के लिए कुछ ही सेकंड लगते हैं, मतलब 0 पॉइंट समथिंग सेकंड में वो रिस्पॉन्स आ जाता है। तो आई एम वर्किंग एज अ क्लाइंट और जो सर्वर है वो गूगल का लाइक गूगल का ऑफिस होगा या जहाँ भी गूगल ने बना रखा होगा उसका डेटाबेस जहाँ मैनेज करता हूँ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। द मेजोरिटी ऑफ द वेब पेजेस इन रिटन HTML, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, विद द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जावास्क्रिप्ट द प्राइमरी लैंग्वेज विच इज यूज्ड। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, सिर्फ आप इसे पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ने का मौका हो, अदरवाइज आप इसे ना भी पढ़ें तब भी काम चल जाएगा। सिर्फ आपको ये समझना है क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है। ठीक है, तो क्लाइंट मतलब यूजर एंड की बात हो रही, सर्वर मतलब जहाँ से डेटा एडमिनिस्ट्रेट हो या जहाँ से डेटा बेसिकली बनाया जाए। इसके माध्यम से और बेहतर समझ सकते हैं। क्लाइंट साइड में देखिए आपको पीसी देखने को मिलेगा, वेब ब्राउजर देखने को मिलेगा। ठीक है, और नेटस्केप नेविगेटर, ये बेसिकली दो टाइप के वो है, या यूं कहें यूजर एंड की बात हो रही। यूजर क्या क्या इस्तेमाल करेगा, एक पीसी का इस्तेमाल करेगा या वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करेगा या ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करेगा। फिर हम बात करेंगे सर्वर साइड की, तो सर्वर में आपको क्या मिलेगा, बेसिकली डेटाबेस, जो भी सारी इंफॉर्मेशन होगी इट इज स्टोर्ड इन द सर्वर। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर हम की फीचर बात करें क्लाइंट साइड की, तो यहाँ से थोड़ा डिटेल में मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको और बेहतर आए। हालांकि अब पहले जब पूछा जाता था लिखने के लिए तो ये ज़रूरी होता था, बट अब पूछा नहीं जाता, अब तो MCQ में आता है, तो थोड़ी समझ होनी ज़रूरी है ताकि आप उसे लाइक कह सकते हैं सॉर्ट आउट कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है। इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी आप समझ लीजिए कि फीचर अगर हम बात करें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की, तो ये बेसिकली बेस्ड होता है वेब ब्राउज़र, है ना। तो इट इज़ बिल्ड टू परफॉर्म द कोड विच अ ब्राउज़र रन्स एंड एक्सेसिबल यूज़र गेट द रिजल्ट इनपुट। ठीक है, जो भी इनपुट करा उसने उसको अगर रिजल्ट मिल रहा है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात करें तो ये कोई इंटरेक्शन नहीं शो करता बेसिकली सर्वर के साथ, कि इंटरनली जो है डेटा लाइक डेटा सर्वर से लेता है। ठीक, और क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट लेवल पे ये सिर्फ इतना करेगा कि जैसा मान लीजिए आप क्लाइंट एज ए क्लाइंट वर्क कर रहे हैं और आपने कोई चीज़ एक्सेस करी, आपने कोई चीज़ सर्च करी मेरी वेबसाइट पे, तो वो आपको शो होगी विद द हेल्प ऑफ सर्वर। तो सर्वर जो मतलब डोमेन पे बेसिकली हम कहें कि डोमेन के थ्रू मैनेज किया जाता है। आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन MCQ बन सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहला है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, ठीक है, जेसन क्वेरी, और उसके अलावा HTML तो है ही, और CSS भी इस्तेमाल होता है। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, मतलब जो वेबसाइट बेसिकली आपको यूज़र एंड पे दिखता है ना। फिर हम बात करें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की, तो इसमें क्या होगा कि इसका यूज़र से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, ये पीछे पीछे काम करता है, बिहाइंड द सीन, है ना, ऑफ एनी प्रोग्रामिंग डेटाबेस। और इट सजेस्ट द सर्वर साइड प्रोग्रामिंग प्रिपेयर टू साइट एंड इट्स डेटाबेस एज वेल एज द बैकग्राउंड टास्क और टू कंट्रीब्यूट द साइट एसोसिएशन। ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं बहुत सिंपली आपको समझा दे रहा हूँ कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का मामला यूज़र एंड से एकदम नहीं होता। ठीक है, जो भी डेटाबेस होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, वो सर्वर साइड पे से लाइक सर्वर साइड पे स्टोर करी जाती हैं और उनको यूज़र अपने एंड पे एक्सेस करता है। ठीक, तो की फीचर क्या क्या हो सकते हैं, तो ये प्रोवाइड करेगा जब भी कोई यूज़र लाइक रिक्वेस्ट करेगा तो ये रिस्पॉन्स करेगा, क्लाइंट कोई लाइक क्वेरी जनरेट करेगा तो ये रिस्पॉन्ड करेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, और इनमें हाई इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और बेसिकली ये एसोसिएट करता है डेटा से, एरर हैंडलिंग से और फास्टेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इन सब की चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इट प्रोसेस एंड कम्युनिकेट विद द सर्वर, तो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने का काम भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करवाती है। डिफरेंट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें तो हम बात करेंगे .NET लैंग्वेज की, है ना, एक बहुत पॉपुलर है, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, C हो गया। और अगर हम बात करें PHP की, तो हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर की बात करेंगे तो PHP भी इस्तेमाल किया जाता है, Node.js का इस्तेमाल किया जाता है, पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब क्या है, ये सब आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं,
ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कौन कौन सी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। मैंने एक चूँकि मैंने जो वेब डोमेन ले रखा है वो होस्टिंगर से ले रखा है, तो मैंने वहाँ से एक सीधा सा इमेज उठा लिया आपको समझाने के लिए कि देखिए वेबसाइट यूज़र आप है ना, ये बात हो रही यूज़र की। आप गए इंटरनेट पे और इंटरनेट के थ्रू आपने कोई डेटा एक्सेस करा, तो एक्सेस किया तो पहले देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने ऐसे समझिए इसे, आपने, मैं ऐसे हटा देता हूँ पहले देखिए आपने कोई डेटा एक्सेस करा, लाइक आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए और इंटरनेट से कोई डेटा आपने मांग करी, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा वेब सर्वर पे या वेब होस्ट पे जाएगा, ठीक है। और ये पहुंचेगा वेबसाइट फाइल्स को एक्सेस करने, वेबसाइट फाइल्स लाइक रिस्पॉन्स करेंगी, तो ये सारी चीज़ें स्टोर होंगी वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर जो है वो कनेक्ट होगा इंटरनेट से, और इंटरनेट कनेक्ट करेगा इसे यूज़र से। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो वेब होस्टिंग बेसिकली क्या होती है, जैसे आपने कहा होगा ना, होस्टिंगर के डोमेन ले लीजिए, गोडैडी के डोमेन ले लीजिए, ये सब वेब होस्टिंग साइट्स हैं, या गूगल भी अपनी वेब होस्टिंग देता था पहले, अभी पता नहीं दे रहा है कि नहीं दे रहा, मुझे आइडिया है नहीं, बट जो गूगल है वो भी अपनी वेब होस्टिंग देता है। तो अगर हम बात करें वेब होस्टिंग की, तो वेब होस्टिंग बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्विस जो कि वेबसाइट्स को एक्सेसिबल बनाती है पब्लिक के लिए, है ना। तो whenever you are signing up, your website user use rented space on a physical server to store all the files and data। जैसे आप समझिए कि आपने एक रेंट पे एक हाउस ले रखा है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, है ना, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 4 साल के लिए, या जितने भी टाइम के लिए आपने रेंट पे एक जगह ले रखी है। सिमिलरली अगर आप इंटरनेट पे कोई जगह ओन करना चाहते हैं तो यू हैव टू गो विद वेब होस्टिंग सर्विसेज, और वो एक पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट को होस्ट करने या उस पर्टिकुलर डोमेन को होस्ट करने का जगह प्रोवाइड करा देती हैं इंटरनेट पे। बस इतना समझिए। अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की, है ना। क्या है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन? देखिए रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन से पहले हमें 2 चीज़ें समझनी होंगी, एक होगी स्टैटिक और दूसरी होगी डायनेमिक। तो पहले हम स्टैटिक वेबसाइट लाइक यहाँ पे देखेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। तो ये 2 कॉमन तरीके की वेबसाइट आपको देखने को मिलती हैं, और कुछ इनके स्पेसिफिकेशन है जो कि आपको समझने होंगे। स्टैटिक वेबसाइट की बात करें तो इसमें फिक्स्ड कंटेंट होते हैं। देखिए स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट को मैं बहुत सिंपली समझाता हूँ। तो स्टैटिक वेबसाइट्स के अगर बात करें तो जैसा कि इसका नाम है स्टैटिक, मतलब रुका हुआ या यूँ कहें एक फिक्स्ड। तो स्टैटिक में जो होता है वो कंटेंट ऑलरेडी फिक्स्ड होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव संभव नहीं होगा, इनकी इंटरैक्टिविटी लिमिटेड होती है ना। जैसे हम बात करें कि किसी एक पर्सनल पोर्टफोलियो की या कोई ब्राउज़र वेबसाइट है ना, या कोई पर्सनल ब्लॉग लिख रहा है या कोई लैंडिंग पेज है, तो वो लिमिटेड मतलब एक नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं कि उतने ही पेज हैं, एक आध 2 पेज आगे पीछे बढ़ गए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। तो वही यहाँ पे बात बताई गई कि इनकी जो कंटेंट होगा वो फिक्स्ड होगा, है ना। ये जितने वेबसाइट्स आपने स्टार्टिंग में बना दिए, लाइक जितने पेज बना दिए, उसमें पेजेस में बहुत ज़्यादा घटा बढ़ाव नहीं होगा, और खुद ही नहीं रिस्पॉन्स करेगा, है ना, खुद नहीं बढ़ा सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि ब्राउज़र वेबसाइट्स हो गई, पर्सनल ब्लॉग कोई लिख रहा है, या फिर पोर्टफोलियो कोई वेबसाइट हो गई, कोई लैंडिंग पेज हो गया, कोई फॉर्म हो गया, तो ये सब क्या है, स्टैटिक वेबसाइट्स हैं। इसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र इंटरैक्टिविटी होगी, और इसी को हम कह सकते हैं लिमिटेड इंटरैक्टिविटी होगी। इनकी लैंडिंग स्पीड जो होगी वो फास्ट होगी, क्योंकि ये प्री रेंडर्ड होते हैं और ये रिले नहीं करते डेटाबेस पे। तो ये सिंपली आप कहें कि सर्वर साइड प्रोसेसिंग इनकी बहुत फास्ट होती है, तो ये फास्ट लैंडिंग करते हैं। होस्टिंग के लिए आसान है, आसानी से होस्ट किए जा सकते हैं। दूसरे तरीके की वेबसाइट्स हैं डायनेमिक वेबसाइट, जो लगातार चेंज होते रहते हैं। देखिए डायनेमिक का आप सिंपली समझते हैं ना, स्टैटिक मतलब रुका हुआ या बहुत स्टेबल जो हो, और डायनेमिक का मतलब जो लगातार चेंज होता रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डायनेमिक कंटेंट का काम होगा। अब डायनेमिक कंटेंट को बहुत लाइक इजीली समझाऊँ आपको, तो जैसे सोशल मीडिया के कंटेंट है ना, उसमें आप जाइए, सिंपली आप अपना लाइक एक कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए, और उसके बाद आप खुद की जो है खुद का एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, मतलब खुद का एक प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए फेसबुक पे आपने किया, तो फेसबुक पे आपने कुछ पर्टिकुलर डेटा डाला, साइन अप करा, और आपका एक वेब पेज लाइक आपका पेज बन के तैयार हो गया। पेज के साथ साथ आपकी लाइक वो वेबसाइट जैसी ही है ना, मतलब वो आपका एक पर्टिकुलर कह सकते हैं अकाउंट बन गया। तो अकाउंट में बहुत सारे वेब पेजेस होंगे, जैसे आपका प्रोफाइल होगा, आपका इन्फॉर्मेशन होगी बेसिक, आपकी अगर आपने फोटोज़ अपडेट करी हैं तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बेस्ड होंगी,
आपके दोस्तों के अलग अलग लैंडिंग पेज होंगे। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो हम वेब पेजेस को कलेक्शन को क्या कह रहे थे, वेबसाइट। तो वेब पेजेस के कलेक्शन को अगर हम वेबसाइट कहें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डायनेमिक वेबसाइट, जो कि कोई भी बना सकता है कहीं भी, मतलब आप किसी वेबसाइट के अंदर भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो वेबसाइट बनती है वो डायनेमिक वेबसाइट होती है। तो उसमें जो कंटेंट होंगे वो यूज़र रिक्वेस्ट पे बनाए जा सकते हैं, है ना। ये जब भी डिज़ाइन होंगी तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है, डायनेमिक वेबसाइट जनरेट कंटेंट ऑन द फ्लाई इन रिस्पॉन्स ऑफ यूज़र रिक्वेस्ट। जैसा यूज़र रिक्वेस्ट करेगा वो सिंपली उसको जनरेट कर देगी। कंटेंट इज टिपिकली स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड द वेब सर्वर रिट्राइव रिट्राइव एंड असेंबल इट एज इट नीडेड। तो जैसी ज़रूरत होगी वैसा ही इसे कह सकते हैं कि सर्वर स्टोर कर लेगा या उससे इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्टिविटी इसकी हाई होगी, है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। कोई भी यूज़र रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लॉगिन सिस्टम बना सकता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी के लिए, सोशल मीडिया मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत तेज़ी से इसकी इंटरेक्टिविटी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग इंटरेक्टिव लेवल पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पर्सनलाइजेशन के लिए भी काम किया जा सकता है। जैसा उसमें हमने क्या किया था कि जो हमारा स्टैटिक वेबसाइट का कॉन्सेप्ट था, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास एक फिक्स्ड कंटेंट है ना, उतने ही लोग इस्तेमाल करेंगे जो उस फिक्स कंटेंट से रिलेट करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको पर्सनलाइजेशन है कि आप खुद से बना भी सकते हैं, खुद के प्रेफरेंसेस के हिसाब से चीज़ों को सेट कर सकते हैं। लैंडिंग इसकी स्लोअर होगी क्योंकि डेटा ज़्यादा रहेगा। कॉम्प्लेक्स होती है इसकी होस्टिंग, जैसे कि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इसकी हाई होती है, ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट की। तो इसलिए इसका यूँ कहेंगे होस्टिंग जो होती है थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एग्जाम्पल यही दिया था। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजोन, और CMS की जैसे वर्डप्रेस हो गया, वेब एप्लीकेशन जैसे ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, या बहुत सारी डायनेमिक लाइक वेबसाइट्स का एक सिंपल एग्जांपल है। ऑनलाइन बैंकिंग का भी यही है ना कि आप यूज़र ID डालिए, पासवर्ड डालिए और आप अपना एक कह सकते हैं कि यूज़र लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं कि आपका अकाउंट बेस है, अगर आपने मान लीजिए RD या ऐसी कोई सर्विस ले रखी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये सब जो है बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ डायनेमिक वेबसाइट, अगर हम स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट की बात करें। अब हम समझ लेते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की बात। देखिए, वेब डिज़ाइन तो एक तरीका ये है कि आपने वेबसाइट बना दी, वेब डिज़ाइन करा, और वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए किया। जैसे मैंने एक डिज़ाइन करा है गूगल ब्राउज़र के लिए, सिंपली एग्जांपल के तौर पे मैंने एक वेबसाइट बनाई जो कि एक पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र को कंपैटिबल है। जैसे गूगल के लिए वो कंपैटिबल है एक पर्टिकुलर वर्जन के लिए, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल वेब डिज़ाइनिंग, है ना। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी वेब डिज़ाइन लाइक ऐसा वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ जो अलग अलग प्लेटफॉर्म या अलग अलग डिवाइसेस पे जाने के बाद वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करे और उसी के डिवाइस के आकार के आधार पे खुद को चेंज कर सके, तो हम कहेंगे उसको रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट मैंने बनाई जो कि मैंने बनाया था बेसिकली अपने पीसी के बाद मैंने उसे लैपटॉप में खोला तो वो उस पर भी बेहतर वर्क करे। अगर मैं उसे टैब में ओपन करूँ तो उस पर भी बेहतर वर्क करे, उसकी उसका इंटरेक्टिविटी अलग दिख जाए, मतलब अपीरियंस थोड़ा अलग हो जाए भले ही, बट चीज़ें सारी एक्सेस हो सके। सिमिलरली अगर मैं मोबाइल फ़ोन पे एक्सेस करूँ तो भी वो उतना ही बेहतर एक्सेस हो पाए। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का जो है अप्रोच है वो बेसिकली कुछ ऐसी वेबसाइट्स को बनाना है, ठीक है, जो डिवाइसेस की वेराइटीज़ और साइज के हिसाब से अपने कंटेंट को मैनेज कर सके। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। द रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अप्रोच टू वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट दैट एम्स to make web pages and website render as well the variety of the devices and the screen sizes। ठीक है, इसकी प्राइमरी गोल क्या है, यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना, जो है विजिटर regardless of the whether a visitor of using desktop computer, laptop, tablet, smartphone or any other devices और with varying screen dimension। तो स्क्रीन डायमेंशन कोई भी हो जो खुद ही रिस्पॉन्स करके, मतलब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करके उसको अगर उसके हिसाब से चेंज कर दे, मतलब स्क्रीन के हिसाब से चेंज कर दे, तो हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। कुछ प्रिंसिपल्स हैं या टेक्निक्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन से क्रिएट करती हैं। हालांकि ये जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट सिंपली मैं आपको ना वैसे ही समझा दे रहा हूँ। फ्लूइड ग्रिड लेआउट ज़रूरी है कि उसके हिसाब से चेंज हो सके। फ्लेक्सिबल इमेजेस और मीडियाज़ का इंटरेक्टिव होना वहाँ पर ज़रूरी है। मीडिया क्वेरीज जो होंगी वो बेसिकली आपको CSS टेक्निक के लिए CSS टेक्निक के थ्रू इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें ब्रेक पॉइंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को हम ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। कंटेंट प्रायोरिटाइजेशन की बात करेंगे, कौन से कंटेंट प्रायोरिटाइजेशन लाइक
कौन से कंटेंट हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं किस स्क्रीन के हिसाब से, फिर हम लास्ट में इसकी टेस्टिंग और डिबगिंग करें। तो ये ध्यान रखें कि मतलब हम अलग अलग सेट्स पे से ट्राई करके देख लें एक बार। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के समय में बहुत लार्ज नंबर ऑफ यूज़र इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं कि सबके पास लैपटॉप हो या सबके पास डेस्कटॉप हो या सबके पास टैब हो। तो जो इन सब पे नहीं इस्तेमाल कर पाते वो मोबाइल फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं, है ना। मोबाइल फ़ोन तो आज कॉमन है, बहुत इजीली अवेलेबल है, लोगों के पास है, हर आदमी के हाथ में है। तो अगर किसी के पास हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम में मोबाइल फ़ोन ना हो, है ना, वो लैपटॉप लेके बैठा हो, तो अब उसे असुविधा ना हो, इसलिए ऐसे वेब एप्लीकेशंस या ऐसी चीज़ें डेवलप करी जाती हैं कि उसे किसी भी स्क्रीन साइज या किसी भी स्क्रीन मेजरमेंट के साथ उसे एक्सेस किया जा सके। तो ये बात होती है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की, ठीक है। ये पूरे कंटेंट थे जो कि हमने आज डिस्कस करे। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से ये आखिरी कंटेंट था, देख लेते हैं एक बार। हमने बात कर ली यहाँ पे www की बात की, वेबसाइट्स की बात की, वर्किंग की बात करी, वेब पेजेस की बात करी, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की बात करी, स्टैटिक डायनेमिक की बात करी, क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग। तो इसके साथ ये पूरा चैप्टर होता है कवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन फ्री टू आस्क। हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, हमें आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स तो जिंदाबाद है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो जैसे भी आप पूछ सकें पूछिए, हमें खुशी होगी कि हम आपको और मदद कर पाएँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए सेशंस में कल से।